कराची के मैंडेट की जंग जारी है, मगर शहर के मसाइल पर किसी की तवज्जो नहीं। कराची शहर मसाइल की दलदल में धंसता जा रहा है, मगर सियासी जमातें एक दूसरे से दस्तो गरेबां हैं। पाक सरजमीन पार्टी और MQM शहर के मसाइल हल करने में नाकाम क्यों? शहर के वोट बैंक पर सबकी नजर, मगर मसाइल के हल के लिए कोई तैयार नहीं। पूछेंगे डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा से, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान से, रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर अब्दुल कयूम सुमरो से। And a very warm welcome to the show। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में इस वक्त मैंडेट की जंग नजर आ रही है। ये शहर जिसको पाकिस्तान का हब कहा जाता है, पाकिस्तान की बैकबोन कहा जाता है, हमेशा से पाकिस्तान की सियासत का बहुत बड़ा हिस्सा, उसका दारोमदार इस शहर कराची पे रहा है। मगर हम अब ये देख रहे हैं कि शहर के हालात जूं के तू हैं, शहर के हालात ठीक नहीं हो रहे, मगर ताने बाने उलझते हुए नजर आ रहे हैं। यूं लग रहा है कि जो कराची में कब्जे की जंग हम पहले कहा करते थे टफ वॉर है, अब ये सियासी तौर पर भी एक कब्जे की जंग हो चुकी है। कराची दुनिया के उन 10 शहरों में शामिल हो चुका है जो अनफॉर्चुनेटली रहने के काबिल ही नहीं है। लेट्स हैव अ लुक एट द स्टेटिस्टिक्स जो ये कह रहे हैं कि कराची की 50% से जायद आबादी कच्ची बस्तियों पर मुश्तमिल है। शहर में गैर कानूनी तामीरात मसाइल में इजाफे का सबब बन रही हैं। कराची के सिर्फ 55% शहरियों को पीने का पानी मैसर है। शहर में 192 मिलियन गैलन यौमिया चोरी हो जाता है। रोजाना 475 मिलियन गैलन सीवरेज का गंदा पानी समंदर में शामिल हो रहा है। शहर की यौमिया 12,000 टन कचरे को ठिकाने लगाने का कोई तरीकाकार ही मौजूद नहीं है। शहर की 70% सड़कें टूट फूट का शिकार है। 2 करोड़ आबादी के शहर में ट्रांसपोर्ट का कोई मुनज़्ज़म निज़ाम ही मौजूद नहीं है। और इस वक्त जो दावेदार हैं इस शहर के, इस सूबे के, जो कि आप समझें कि सियासी दौर पर भी और जिनको आवाम ने जिम्मेदारी दी हुई है, जो जिम्मेदार हैं, वो भी सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हमें इस्तेमाल किया जा रहा है या हम इस्तेमाल हो रहे हैं या कहीं कोई हमें इस्तेमाल ना कर ले या कोई किसी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना कर ले। बिलावल भुट्टो साहब ने भी कुछ ऐसी बात की। लेट्स वॉच इट। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए सियासत में। दे शुड एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई एनी डिस्क्रिपेंसीज। ये जो कराची में हुआ है ओवर द पास्ट फ्यू डेज, इट हैज़ बीन अ फास्ट विद माई सिटी, इट हैज़ बीन एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ कराची। और ये जो MQM और PSP ने किया है उसने जवाब देना है। उन्होंने बड़े सीरियस इल्ज़ामात लगाए हैं एक दूसरे पे, एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। कराची का जो इश्यूज है, काफ़ी ज़्यादा मसले हैं, दे डिजर्व द अटेंशन ऑफ द पॉलिटिशियंस ऑफ कराची। नजर डालते हैं इस वक्त कराची के जो लोग क्लेम कर रहे हैं शहर को, उसमें कौन कौन शामिल है। PSP शामिल है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उनमें शामिल है, PTI है, पीपल्स पार्टी जिनकी सिंध में हुकूमत है वो है, MQM की लोकल लेवल पर हुकूमत है कराची में, इसलिए भी अहम है कि वो हुकूमत में है। और पीपल्स पार्टी का ख्याल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट दोनों जमातों को अगर मिला रही थी, यानी PSP को, MQM को, तो वो उनका वोट बैंक काटने के लिए ये काम कर रही थी। अरशद वोहरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपको याद होगा ये जो इत्तेहाद की धुआंधार खबरें आई और फिर टूटने की खबरें आई, उससे 1-2 दिन पहले ही आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे और आपने क्या कहा था। लेट्स वॉच दैट। ये कहना है कि MQM और PSP को एक हो जाना चाहिए, MQM और PSP को एक हो जाना चाहिए। देखें, वो पहले भी बोल चुके हैं मुस्तफा कमाल और अनीस नाइम खानी के जिसको भी आना हो यहाँ पर वो आ जाए। बिल्कुल एक होना चाहिए, एक होंगे तो बेहतर है, उन लोगों के हक में ही बेहतर है, क्योंकि ऑन देयर ओन दे आर फेलियर।
अगर उनके अंदर जज्बा है, वो काम करना चाहते हैं तो आए, बिल्कुल आए। देखिए मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि बहुत जल्दी जो है बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे। मतलब पाक से जमीन पार्टी इस इत्तेहाद को टूटने की जिम्मेदारी फारूक सत्तार पर भी डालती है। कराची के डिप्टी मेयर अरशद वर ने इस हवाले से क्या कहा था पहले, इत्तेहाद से पहले, लेट्स वॉच दैट। मतलब ये है कि अगर फारूक सत्तार ना होते लीडर और कोई और लीडर होता तो हालात बेहतर होते। MQM के विद इन अवेलेबल सिचुएशन ही वाज द ओनली पर्सन अवेलेबल। सीनियर थे, सीनियर हैं, लेकिन आई डोंट नो क्या हुआ। वक्त के साथ साथ शुरू में 2-4 महीने लगा कुछ, लेकिन ग्रेजुअली जो है डिक्लाइनेशन शुरू हो गई। ये बड़ी बदकिस्मती है, ये कराची की आवाम के साथ बड़ी बदकिस्मती है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिली, लेकिन कराची की आवाम को अब समझना चाहिए, कराची की आवाम को अब देखना चाहिए कि जो लोग बिखर गए हैं, जो लोग बिखर रहे हैं, जो अपने एक कमरे के अंदर बिखरे हुए हैं, वो लोग इस शहर को कुछ भी नहीं दे सकते। We will talk about it, but right after a break, keep watching Tonight with Faria. एंड वेलकम बैक। कराची के मामलात इस वक्त कहाँ पर नजर आ रहे हैं? स्टेक होल्डर्स का मैं जिक्र किया, यकीनन जमात इस्लामी भी एक स्टेक होल्डर है। कराची की माजी में बहुत पॉपुलर जमात रह चुकी है यहाँ पर। नईमुर रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इस वक्त जो मौक़िफ़ अपना है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, वो तो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कोशिश करी है कि मामला ठीक हो। आपकी जमात से भी किसी ने कोई रब्ता किया है कभी? यहाँ जमात इस्लामी की अगर आप बात करती हैं तो देखें, जमात इस्लामी तो बहुत ही वाज़े दो टोक बरसरे ज़मीन काम करने वाली जमात है, और अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी शाइस्तगी, तहजीब, तालीम और अपने विजन के साथ काम करते रहे हैं पहले। और इस शहर की हमने 3 मरतबा मेयर बनकर जब खिदमत की है तो ना कोई करप्शन का इल्ज़ाम लगा है, ना हमारी पार्टी में इस तरह की कोई तकसीम होती है, ना कोई अगर हमें वोट देता है तो उसको ये फ़िक्र लाहक हो जाती है कि कल को ये कौन सी पार्टी में चला जाएगा या इसकी कौन सी फाइल बन जाएगी, ये सानिया बल्दिया में तो नहीं आ जाएगा, ये 12 मई में तो नहीं आ जाएगा, ये किसी करप्शन के केस में तो नहीं आ जाएगा। तो इसलिए हमारी सियासत और हमारा पूरा दावत का और जो काम है पूरा का पूरा जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बरसरे ज़मीन है, और लोगों के साथ हम इख्तियार में हो ना हो काम कर रहे होते हैं। इस वक्त हमारे पास कोई बल्दिया नहीं है, कोई नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन इस वक्त भी हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, हम पूरी तरह से इन्हें लोगों से राब्ता कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि कोई राब्ता किया है किसने? क्या कुछ मुक्तदर हलकों ने आपसे राब्ता किया है? जैसे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि वो उनसे राब्ते में है, साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि वो भी राब्ते में है। क्या आपसे कोई राब्ते में है? देखें, ना जमात इस्लामी ने इस तरह की कोई पहले सियासत की है। देखें, मुख्तदिर हलकों से जो राब्ते की सूरत होती है इंतजामी मामला सर पहले तो की है, इंतजामी मामला पहले तो की है सर, नहीं, इंतजामी मामला की हद तक जाहिर है पाकिस्तान रेंजर्स से भी बातचीत होती है, और अगर कहीं कहीं किसी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से कोई बात करनी हो तो वो तबादला ख्याल भी होता है, बातचीत भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन ये ऐसी कोई साजिश करना, ताने बाने बुनना, कोई उनसे अनड्यू फेवर मांगना, अपनी पार्टी को बड़ा करने की कोशिश करना, 4 बंदे पीएसपी के मेरे पास आ जाए, 5 पीपी के आ जाए, ये एक गंदी सियासत है जो कराची में नहीं होती थी पहले। ये 30-32 साल से ऐसी गंद जमा हो गई है हमारे पास कि जिसने हमारी तहजीब, हमारी शनाख्त को बदल के रख दिया। यानी यहाँ जो महाजिर तबका है वो तो बड़ा शाइस्ता, तहजीब याफ्ता, हमारी शनाख्त तो प्रोफेसर गफूर थे, अल्लामा शाह अहमद नूरानी थे, हमारी शनाख्त हकीम मोहम्मद सईद थे, हमारी शनाख्त मौलाना जफर अहमद अंसारी थे। इस तरह के लोगों ने कराची की खिदमत की है। अब अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हो गई है, सुबह नहीं पता होता, शाम नहीं पता होता। सोचा कि हम किसी जमात से इल्हाक कर लें, जो आप बात कर रहे हैं यही बात मुस्तफ़ा कमाल साहब भी कर रहे हैं, क्या आपने सोचा कि हम इल्हाक कर लें पीएसपी से? नहीं, देखिए फरिया, हम जब इंतखाबी प्रोसेस में जाते हैं ना तो उसमें और इसमें एक उसूल हमारा बहुत वाज़े होता है। हम किसी ऐसी जमात और पार्टी से ना इत्तेहाद करते हैं ना एडजस्टमेंट करते हैं कि जिसकी शनाख्त एक कातिल पार्टी या कातिलों के गिरोह की पार्टी या भत्ताखोरों की पार्टी या इस तरह की हो। किसी एक पार्टी में कोई खराब आदमी हो सकता है, हमें भी गलती हो सकती है, लेकिन बहैसियत मजमूई अगर पार्टी इस तरह से बन जाए कि जो एक फाशिज्म की बुनियाद के ऊपर चल रही हो, कायद का गद्दार मौत का हकदार करार पाता हो, 30 साल तक लोग इन जराइम में शरीक रहे हों, अब उनके ऑफशूट्स बनना शुरू हो गए हों, 6-6 पार्टियों में तकसीम हो गए हों, तो ऐसे सारे गिरोह दर हकीकत उसी के ऑफशूट हैं। वो तमाम
दहशतगर्दी की सियासत के चश्मदीद गवाह हैं, वो सारी भत्ताखोरी के शरीके कार रहे हैं, इसलिए उनके साथ तो कोई समझौता नहीं हो सकता। बात हो सकती है तो अवाम के साथ हो सकती है और उन पार्टीज के साथ हो सकती है कि जिनकी मजमूई तौर पर पॉलिटिकल अप्रोच होती है, चाहे आप उनसे सियासी इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ करें। राइट अशरफ वोरा साहब, अगेन आई मेंशन कि आप हमारे प्रोग्राम में कुछ दिन पहले ही थे जब इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई। आप पीएसपी में भी कुछ दिन पहले आए हैं। सो जिस वक्त आपको ये खबर मिली कि एमक्यूएम का और पीएसपी का इत्तेहाद होने जा रहा है, तो आपको कैसा लगा? क्योंकि आप तो एक जमात छोड़ के दूसरी में आए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यही मुस्तफ़ा कमाल थे और जो अभी बात की 30 सालों में, ठीक है, बहुत सारी गलतियां होती हैं। इन्होंने खुद भी कहा, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं मेरे, कि उनकी अपनी पार्टी में भी गलत लोग हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। बहरहाल उसी चीज़ का नतीजा ये निकला कि पीएसपी की फॉर्मेशन भी हुई और इस पीएसपी में मौजूद वो लोग भी हैं जिन्हें दुनिया ने वन ऑफ द बेस्ट मेयर्स का खिताब भी दिया, जिन्होंने इस शहर को डिलीवर भी किया। तो ये तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इस शहर को सर्व किया, ऐसा नहीं है कि इस शहर को सर्व नहीं किया। इस शहर की तमाम चीजों से वाकिफ हैं। तो कह रहे थे आपने एक दिन पहले हमारे प्रोग्राम में इस इत्तेहाद से पहले ये कहा कि कुछ डिलीवर नहीं करी एमक्यूएम, इंटरेस्टेड ही नहीं है, बिल्कुल मैं तंग आ गया उससे। उस एमक्यूएम के साथ आप रेडी थे इल्हाक के लिए, ये अजीब सी बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई इसमें अजीब सी बात नहीं है। देखें, एक चीज़ अगर आप वाइडर प्रोस्पेक्ट्स में देखें, जिस चीज़ से जो है कि एक पूरे शहर में एक अच्छी फ़ज़ा कायम हो रही है, एक जिसको कहते हैं बेहतरी की तरफ एक पॉजिटिव स्टेप अगर कोई लिया जा रहा है, तो उस पॉजिटिव स्टेप को पॉजिटिव एस्पेक्ट में ही देखना चाहिए। और उस पॉजिटिव एस्पेक्ट का सबसे बड़ा, देखें, मुस्तफ़ा कमाल का जो है, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान में जो लोग हैं, ठीक है, हर पार्टी में, जैसा भी नईम भाई ने भी कहा कि लोग होते हैं, अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि इस पार्टी को अल्ताफ हुसैन के नाम से बिल्कुल ही जुदा करना है। और अगर जुदा करना है तो फिर वो सब बात एक तरफ है, लेकिन आपकी इन पर्टिकुलर आपकी तो पोजीशन बड़ी, मुझे लगता है, कॉम्प्रोमाइज हो गई थी इस इत्तेहाद से, जो कि नहीं चला। लेकिन आप एक दिन पहले कह रहे हैं कि वसीम अख्तर करप्ट है, खुद मुस्तफ़ा कमाल भी ये बात कह रहे थे, आप कह रहे हैं कि वो काम ही नहीं करना चाहते, आप कह रहे हैं मैं आप रेडी हैं उनसे हाथ मिलाने को? मैं आज भी अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, देखें, मेरा इशू, आप दो इश्यूज को आप मिक्स नहीं करें। ये एक इशू जो है जिसको मर्जर का नाम ले लें या जो भी आप कह लें, और दूसरा इशू जो है मेरा रेजिग्नेशन फ्रॉम एमक्यूएम पाकिस्तान। मेरे रीजंस वही थे, वो रीजंस आज भी खड़े हुए हैं। और जब जाहिर सी बात है मर्जर होता है या कुछ भी होता, तो ये इश्यूज भी सबसे पहले रखे जाते कि जो जिम्मेदारियां आवाम के लिए ली गई हैं उनको ईमानदारी से पूरा किया जाना चाहिए, और ये एश्योरेंसेस भी सारी होती। अभी आपने उस जो कुछ भी ये आपस में इत्तेहाद का प्लान हुआ था, उसमें सबसे पहली शिकी ये थी कि आपस में बैठ के चीजों को तय किया जाएगा, दोनों तरफ से टीमें बनेंगी। तो उनमें सबसे बड़े इश्यूज यही होते जिन इश्यूज को मैंने एक दिन पहले हाईलाइट किया था। तो ये नहीं है कि मैं आज अपनी बात से फिर रहा हूं, मैं आज दोबारा फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि यस, एमक्यूएम पाकिस्तान फेल्ड टू डिलीवर। राइट, यू आर सेइंग कि मैं री-एंडोर्स कर रहा हूं एमक्यूएम पाकिस्तान फेल्ड टू डिलीवर। कयूम सोमर साहब, इफ एमक्यूएम पाकिस्तान फेल्ड टू डिलीवर कराची में, तो पीपल्स पार्टी ऑल्सो फेल टू डिलीवर कराची में। कराची के मामला तो वहीं के वहीं हैं और बल्कि खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और आप अब ये कह रही है पीपल्स पार्टी कि एस्टैब्लिशमेंट आप लोगों के खिलाफ इत्तेहाद बना रही थी, ये क्यों लगा आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, देखें, गुज़श्ता 30-35 साल से अगर हम देखें तो कराची के लोग ये बखूबी अब बहुत आराम से ये तजिया कर सकते हैं कि जब से लिसानी बुनियादों पे और कौमियत की बुनियादों पे सियासत का आगाज़ हुआ, तो इन 35 सालों में कराची के शहरियों को क्या मिला? आए दिन की हड़ताल, जलाओ घेराव, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम, दहशतगर्दी, अगवा बराए तावान, ये तमाम तर 30-35 साल के ऐसे तोहफे हैं जिससे कराची
और इंटीरियर में जहाँ मुत्तहिदा के दोस्त बस रहे हैं, चाहे हैदराबाद हो चाहे कोई और जगह हो, लोग अब बेजार हो गए हैं इस तरह की सियासत से। और जिस उजलत और जल्दबाजी में और एक दूसरे को नीचे देखा और सबकत हासिल करने के चक्कर में ये एक हफ्ते से जो कराची की सियासत आपको सामने नज़र आ रही है, इससे तो मैं सच्ची बात बता दूं, कराची के लोग तंग आ गए हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग बेजार हो गए हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। आज एक क्या ये बात दुरुस्त है, कल दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आज एक दूसरे पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं कराची में। क्या ये बात दुरुस्त है? पीपल्स पार्टी को ये तासुर है, क्या ये दुरुस्त तासुर है? देखें फरिया, पीपल्स पार्टी तो उस दिन से ये अपना मौक़िफ़ उन्होंने रखा हुआ था जब पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करने के लिए मुत्तहिदा मुहाजिर कौमी मूवमेंट का बुनियाद डाला गया था। उस वक्त से हमें ये महसूस हो रहा था, लेकिन मैं माजी से लेकर आज तक आ रहा हूँ, माजी की रोशनी में पीपल्स पार्टी से मैं माजी के रोशनी में आज के हाल में ये तबसरा करना चाहता हूँ कि ये 30-35 साल में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो पहले मुहाजिर कौमी मूवमेंट थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी, उन्होंने अपने मखसूस अंदाज से मखसूस इलेक्शन के ज़रिए अपने इलेक्शन में और अपने असेंबली में, चाहे सिंध असेंबली हो चाहे कौमी असेंबली में, एक मखसूस हल्का उनका जरूर था। पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात और आज की एस्टैब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात फर्क है। अगर आज भी, अभी मेरा जुमला पूरा होने दो जी सर, आज भी अगर ये दोनों ग्रुप जो है आपस में मिल करके भी इलेक्शन लड़े तो हम तो 30-35 साल से जितने भी इलेक्शन हुए हैं 88 से लेकर के आज तक, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने उस जो भी उनकी तादाद है, तो कल भी वो हमारे लिए थ्रेट नहीं थे, आज भी नहीं है। अगर ये मुत्तहद होकर के कराची की खिदमत करना चाहते हैं, पाकिस्तान की सियासत में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, तो हम खुश हैं, हमें इनकी इस इत्तेहाद से कोई तकलीफ नहीं है। गो के हमें पता है कि ये इत्तेहाद, ये बताएं फिर डॉक्टर आसिम ने क्यों मुलाकात की फारूक सत्तार साहब से? देखिए, डॉक्टर आसिम की मुलाकात के 2 सबब थे, ये ज़रूर आप 1 मिनट मुझे दें ताकि ये आपको भी समझ में आ जाए और मैं अपनी ये बात समझा भी सकूं कि उन्होंने डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को ये मैसेज दिया कि आप नफरत की सियासत को जो हमने पहले ख़त्म किया हुआ था, मुहाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी गई थी, उसमें लोग ज़ाया न हो जाए और हम दोबारा उस तरफ वापस पलट कर न जाएं उसी पुरानी सियासत में। तो ये वो चीज़ थी जिसकी वजह से लेके वो फारूक सत्तार साहब के पास गए। एग्जैक्टली यही प्रोग्राम था। कीप वाचिंग टुनाइट फेरिया। एंड वेलकम बैक। नईमुल रहमान साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इल्ज़ामात तो हैं ही, मगर MQM के हवाले से जमात इस्लामी का बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ रहा, आपका ज़ाती तौर पे बड़ा सख्त मौक़िफ़ रहा। अब जो वसीम अख्तर साहब के हवाले से मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी इल्ज़ामात लगाए और जो से भी इल्ज़ामात लगाए, क्या आप उसे एग्री करते हैं कि करप्शन है लोकल लेवल पर? हाँ, देखें फरिया, ये जब मेयर बने थे ना वसीम अख्तर साहब, तो इख्तलाफ तो अपनी जगह, जब ये हमारे दफ्तर तशरीफ़ लाए तो हमने उनसे कुछ गुजारिशात की थी कि यार आप देखें, उन्होंने कहा इख्तियार नहीं है। हमने कहा यार देखें, जिस पे इख्तियार नहीं है हम उसकी बात करेंगे, लेकिन आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके पास जो इख्तियार है उसके मुताबिक कराची में काम होता हुआ नजर आया, इसलिए कि कराची इस वक्त बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से तो अरशद वोरा साहब घर के आदमी हैं, वो खुद बताएंगे कि किस तरह से करप्शन और लूटमार का बाजार गर्म है। और जो 26 अरब रुपए और 27 अरब रुपए के 2 बजट इन्होंने बगैर किसी कंसल्टेशन के अपोजिशन के इन्होंने पास कर दिए, उसकी भी सूरत हाल यह कि उसमें से 13 और 14 यानी 27 अरब रुपए के तरक्याती बजट थे, वो मटेरियलाइज नहीं हो सके, वो नहीं लगे हैं कराची के अंदर। अगर वो लगे होते तो आज कराची एक बदला हुआ कराची महसूस होता। बाकी जो पीपल्स पार्टी कर रही है वो तो अपनी जगह। कचरा इस वक्त अगर मौजूद है, अगर सड़कें नहीं बन रही हैं, अगर पानी का इशू है, देखें हम जमात इस्लामी की तरफ से बात करते हैं ना, तो सिर्फ हम तनकीद नहीं कर रहे हैं, हमें मालूम है कि कराची में पानी का मसला कैसे हल होगा। चूंकि ये अफगानी साहब थे जिस जमाने में मेयर, तो वो 100 मिलियन गैलन पानी लाए थे हब डैम से। फिर नेमतुल्लाह खान थे जो K3 के तहत 100 मिलियन गैलन पानी लाए थे, और K4 की फिजिबिलिटी के लिए उन्होंने असाइन कर दिया था एक कंपनी को, जो 2009 में मुकम्मल होनी थी, और 260 मिलियन गैलन 2010-9 में हमें मिल जाना था।
उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में भी, जो एमक्यूएम का दौर था, और उस आज तक भी वो मुकम्मल नहीं हो सका। ये जिसके पास 25 MNO, 50 MPA, 8 सेनेटर, गवर्नर, सदर सब कुछ हो, वो अगर कराची में पानी नहीं ला सका तो इनको अपना फेलियर कौम के सामने रखना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए हमें इख्तियार नहीं मिला, सब कुछ इनके हाथ में था, सब कुछ इनके हाथ में था। वजीर आला अदर दिन कराची का वजीर आला था, कराची हैदराबाद में गवर्नर ही वजीर आला था। ये बिल्कुल ऐसी बात है जिसमें कुछ चीज छुपी हुई नहीं है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से ग्रीन बसें अगर नेमतुल्लाह खान लाए थे, मैं थोड़ा सा मुझे मौका दे दें, और उसके बाद मास ट्रांजिट का एक पूरा नक्शा मौजूद था, विजन मौजूद था। हमने एक चाइना की कंपनी के साथ $538 मिलियन का मुआहिदा तकरीबन कर लिया था। हमने सोवरेन गारंटी जब मांगी, मुशर्रफ साहब उस वक्त मौजूद थे, तो ये बाबर गौरी और फारूक सत्तार साहब थे, जो एक साहब के साथ जो गवर्नमेंट के प्लानिंग उसके थे, उनके साथ मिलकर सेक्रेटरी के साथ इन्होंने कहा कि नहीं, इसको डेफर कर दें, हम BOT पे कर देंगे, वरना 2010 क्या 2012 तक हमारे पास अंडरग्राउंड और ओवर द ग्राउंड ट्रेन भी चल रही होती और कनेक्टेड कॉरिडोर्स भी बने हुए होते। ये एमक्यूएम ने नहीं होने दिया। ये बहुत वाज़ेह बात है, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं। अरशद वोरा साहब जी, ये ठीक कह रहे हैं हाफिज साहब? देखें, सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि K3 जो है वो मुस्तफा कमाल ने अपने दौर में कंप्लीट किया। भाई माफ कीजिएगा अरशद भाई माजरत के साथ ये गलत है। नहीं भाई, मैं तो कुछ नहीं बोला। नहीं भाई, मैं जब आप बोल रहे थे मैं एक लफ्ज़ बोला बीच में, आपने अपना वर्जन दे दिया, प्लीज मैं अपना वर्जन दे दूं, ठीक है ना? ये आवाम खुद फैसला कर लेंगे। मैं इस बहस में और आप कागज भी तो कुछ बोलते हैं ना, आपके दौर का तो ऑडिट भी नहीं हुआ था। आज तो ये कि कल आप उधर थे, आज आप इधर हैं, आपके लिए बड़ी मुश्किल होती है। खैर आप बात कीजिए। लेकिन फॉर्चुनेटली K3 जो है वो कंप्लीट मुस्तफा कमाल ने किया था, तो इसलिए मैं फख्र से कह सकता हूं कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था। रहा सवाल ये कि कराची के साथ जो कुछ भी ज़्यादतें हुई हैं, वो कराची के साथ आज से नहीं, फाइनेंशियल इनजस्टिस कराची के साथ होता चला आ रहा है। जहां बात है कि अभी मैंने रिजाइन जो दिया वो मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट बता दिया था, जो मेरा एक पॉइंट है रिजाइन का, कि वी कुड नॉट डिलीवर दो वी कुड हैव डिलीवर्ड। हमारे पास इख्तियारात उतने थे, उन इख्तियारात में हम बहुत कुछ डिलीवर कर सकते थे। मेरा सिर्फ कुड नॉट डिलीवर वाली बात तो फिर आप हाफिज साहब से एग्री कर रहे हैं, वो भी नहीं कह रहे हैं कि यू कुड नॉट डिलीवर। बिल्कुल बिल्कुल मैं उनकी इस बात से एग्री कर रहा हूं कि इस एक साल में जब मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, जब मैं भी एक पोर्टफोलियो लेके बैठा हुआ था, तो जिस पार्टी के साथ मैं बैठा हुआ था वो पार्टी डिलीवर नहीं कर सकी। प्लानिंग का फॉल्ट था या क्या था, इस पे देखें, अभी मैंने अभी तक कहीं ना बोला है, ना मैं अभी कुछ बोलूंगा, क्योंकि इस पे जो है मैं शायद दोबारा किसी वक्त बैठूंगा और ये तमाम डिटेल्स मेरे पास हैं जिस पे कि मैं बैठ के बात करूंगा। इस वक्त मैं इस सब्जेक्ट को टच करना नहीं चाहूंगा, ठीक है। दूसरे मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि देखें, जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ जो मर्जर की बात हुई थी, जो कुछ भी हुआ था, उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है। अभी नईम भाई ने खुद भी कहा कि तमाम जमातों का इंतज़ाम, चाहे वो इंतज़ामी उमूर के सिलसिले में हो, चाहे किसी और सब्जेक्ट पे हो, अदर देन पॉलिटिकल, विच रिलेट्स टू द सिक्योरिटी इशूज ऑफ द सिटी और ऑफ द कंट्री, उसके लिए हर एक के राब्ते होते हैं और राब्ते होने भी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जहां पे ये इश्यूज आ जाए, देखिए हमें तो बहुत सारा, हमने ठीक है, मैं एमपीए भी रहा हूं, एमकेएम पाकिस्तान से, लेकिन बहुत सारी चीजों का इल्म नहीं होता, बहुत सारी चीजों का जो अरशद वोरा साहब, ये नुक्ता जो आपने दिया है, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कुछ लोग दे रहे हैं। लेट मी ब्रिंग इन पीपल्स पार्टी है सर, इफ यू अलाउ मी। जी कयूम सुमरा साहब, जी बात मुकम्मल कर लीजिए। मुझे कयूम सुमरा साहब, जी आपका क्या सवाल है? मुझे वोरा साहब की बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ कतन को यहाँ नहीं पहुँच रही है, तो आप सवाल करें तो मैं उसका जवाब दूँ। कयूम सुमरा साहब, डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद सईद ने कहा है कि एमक्यूएम और पीएसपी मुआहदे की बुनियादी शर्त जो थी वो पुरअमन सियासत थी, वोट का कोई जिक्र इसमें नहीं हुआ था। लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट अमन कायम करने के लिए जारी है कि वो मामलात को देखे, तो फिर ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश कैसे है?
देखें फरिया, मैं आपको बिल्कुल वजाहत से ये बात पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी करना चाहता हूँ कि हम भी यही चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है, हमारी तो पहली तरजीहात में से ये है कि सिंध के अंदर अमन अमान हो, हालात बेहतर हो। अगर कराची में खुशहाली है, कराची में बेहतरी है, लोग कराची में आ रहे हैं, तो बिजनेस कराची का बढ़ रहा है और कराची वैसे भी बिजनेस हब है पाकिस्तान का और सिंध का दारुल खिलाफा है। तो हम तो हमारी प्रायोरिटीज भी है, हमारी तमाम तर तवज्जो शुरू से लेकर आज तक यही रही है कि कराची को अमन नसीब हो और उस अमन के अंदर लोगों का एतमाद बहाल हो। पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान की तरफ आना चाहते हैं और वो कराची में आकर के अपने कारोबार और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि पीपल्स तो पार्टी इस हवाले से मुझे कोई गिला नहीं है। वक्त क्योंकि खत्म हो रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे रैप अप करना पड़ेगा। अगर डीजी साहब ने ये बात की है तो मैं कह रहा हूँ कि हम भी यही चाहते हैं, लेकिन अगर ये पॉलिटिकल देखा जाए तो यकीनन ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद है। लेकिन मैं यहाँ तक भी कबूल करने के लिए तैयार हूँ कि इत्तेहाद इलेक्शन में बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, टूटते भी हैं और सबको जमहूरी अंदाज में ये राइट भी है। हम ये नहीं समझते हैं कि ये कोई जमहूरियत के खिलाफ है। ठीक है, इत्तेहाद सबका बुनियादी हक है। अगर वो समझ रहे हैं कि इत्तेहाद ऑब्जेक्टिव पूरे पाकिस्तान में जाके सर्व करना है, पूरे पाकिस्तान में जहां पॉलिटिकल पार्टियां डिलीवर नहीं कर सकती, लेकिन ये बात आज जगह पे जरूर महसूस कर रहे हैं कि ये ओके सर, आप समझ रहे हैं कि ये इत्तेहाद आपके खिलाफ है, लेकिन ये बात भी सच है कि कुछ दिन पहले खुर्शीद शाह साहब ने हमें, जब हमने से डायरेक्ट किया था कि एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात कैसे हैं, तो इंडिया ये दिया था कि हालात वैसे नहीं हैं जैसे माजी में थे। खुद पीएमएलएन की तरफ से बार बार इल्जामात पीपल्स पार्टी पे ये लग रहे हैं कि वो उनके ताल्लुकात इस वक्त बेहतर नहज पे हैं शायद, अकॉर्डिंग टू पीएमएलएन। सो अब कराची में पीपल्स पार्टी को क्यों लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ है? दैट्स अ थॉट दैट आई लीव फॉर यू टू पॉन्डर। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।